you कहें कि these are the different set of function which describes the order of the growth of most of common algorithms. जितने हमारे common algorithms हैं वो basically इन ही functions को जो है ना वो follow most of the common, otherwise वो कुछ इनके multiples होंगे, जैसे यहाँ पे log n और n का ही एक multiple बन रहा है. आगे हम बाइनरी सर्च में देखेंगे उसका सॉरी थ्री सम को देखेंगे तो वहां पे यहाँ हमारे पास n स्क्वायर log n, इनका मल्टीपल इनके somehow आप इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं most of order of growth of most of the common algorithms by using these functions. Next lecture के अंदर मैं आपको डिफरेंट यूं कह लें कि वो प्रोग्राम्स या वो फॉर लूप्स एक्सप्लेन कर दूंगा जिनके जरिए से जो बेसिकली इन फंक्शंस को जो है ना वो, जैसे हमने n क्यूब देखा 3 सम में, ठीक है, n स्क्वायर देखा 2 सम के अंदर, n देखा हमने जो लीनियर है कांस्टेंट हमारा ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोई फॉर लूप जो है ना इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता. तो इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल के साथ, ठीक है, कि वो कौन से एल्गोरिदम्स हैं जो log n को फॉलो करते हैं या n को फॉलो करते हैं या n log n को फॉलो करते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि नॉर्मली अगर आप किसी भी प्रोग्राम को देखें और आपको वो स्ट्रक्चर वहां पे नजर आए तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, या इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या इसका बिग थीटा एक यूं कह लें कि एक टर्म आगे यूज होगी, वो बेसिकली इस ये फंक्शन है ये फंक्शन है n log n का, ठीक है. तो इनकी एग्जांपल्स कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. जैसे यहाँ पे देखें कांस्टेंट है, इसकी टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ कोड दी हुई है a प्लस बी प्लस सी. अब यहाँ पे एक वाइल लूप दिया हुआ है जिसमें हर आइट्रेशन के ऊपर आपके प्रॉब्लम साइज जो है ये हर आइट्रेशन के ऊपर हमारा प्रॉब्लम साइज जो है ना वो हाफ में डिवाइड हो रहा है. तो ये नॉर्मली हमारी इस लॉजिक को हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, ये डिवाइड इन हाफ हो रही है. तो ठीक है, तो इसका ये log ऑफ n ये हम ये प्रूफ करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का या इस किस्म के सिमिलर फॉर लूप्स का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो log n कैसे बन जाता है, ठीक है. इसी तरीके से ये सिंपल फॉर लूप 0 से n तक है, हर आइट्रेशन पर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये एक लीनियर n को फॉलो करता है, ठीक है. लीनियर अरिथमेटिक log n को दो फॉर लूप्स लगे हुए हैं, दोनों 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ये n तक जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसका क्यूबिक आएगा और ये एक्सपोनेंशियल आएगा. तो ये हम इनके डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेंगे डिटेल के साथ. ये स्लाइड मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दी थी लास्ट टाइम आपके सामने. देखिए, अगर हमारे पास एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट है या लॉगरिदमिक है तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम साइज. कोई भी प्रॉब्लम साइज हो तो वो इसको सॉल्व कर सकता है. अगर हमारे एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्यूबिक है, ठीक है, तो स्टिल इन 2000 वी कैनॉट सॉल्व मोर देन हमारा जो n है वो नियर अबाउट अगर 1000 होगा, मैक्सिमम 1000 तक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने मोस्ट रिसेंट कंप्यूटर्स. अगर वो एक्सपोनेंशियल है तो मैक्सिमम जो सपोर्ट करता है साइज वो n का प्रॉब्लम साइज का वो 30 करता है. यहाँ पे नीड लीनियर और लीनियर अरिथमेटिक, हमें ये एल्गोरिदम चाहिए, ठीक है, या वो लीनियर हो जैसे ये है, या वो लीनियर अरिथमेटिक. तो ये हमारे लिए नीड लीनियर और लीनियर अरिथमेटिक एल्गोरिदम टू कीप पेस विद द मोर्स लॉ. मोर्स लॉ आपको आइडिया हो गई कि जो इंटेल का जो फाउंडर है, इंटेल फाउंडर, उसने एक बेसिकली बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री उसने एक लॉ डेवलप किया था कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, अगर ये आपके पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट है तो इसके ऊपर जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये हर 2 साल के बाद डबल हो जाते हैं. इसका ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल हो जाते हैं एवरी 2 years, ठीक है. तो ये इसका बेसिकली ये कोई फिजिक्स की बेस पे लॉ नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स की बेस के ऊपर लॉ नहीं है, ये बेसिकली उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि उसने इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ
एक्सप्लेन किया और उसको फिर वो लेटर ऑन वो टर्म्स बन गई। मोर्स लॉ ये यूं कह लें कि 13-14 तक, 2013 14 ये स्टिल यूं कह लें कि वैलिड रहा है। लास्ट 4 to 5 years, 4 to 5 years आपने देखे कि i7 के बाद हमारे पास जनरेशन्स तो आ रही हैं। i7 इंटेल, फॉर एग्जांपल इंटेल की बात करें तो जनरेशन्स तो आ रही हैं, लेकिन स्पीड में कोई खास इतना मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा, मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा। तो एक्चुअली जो फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन मटेरियल्स की बात करें, जैसे हम जिनसे ये हमारे ये ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, एक्चुअली वो अपनी जितने मैक्सिमम आप किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर फैब्रिकेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, वो एक्चुअली सेचुरेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है, ये जो है ना वो सेचुरेटेड होता जा रहा है। अब उससे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स बनाए नहीं जा सकते एक चिप के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स आ रहे हैं, रिसर्च हो रही है, लेकिन अब लास्ट 3 to 4 years आप देख रहे हैं कोई यानी कोई बिग ब्रेक थ्रू नहीं आया प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर। जनरेशन्स तो आ रही हैं, लेकिन i9 और इस किस्म ऐसे ऐसे प्रोसेसर जिनमें लास्ट टाइम जो प्रीवियस वर्जन से, जो प्रीवियस मॉडल से जो नया मॉडल है उसमें 2 times ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हों, तो ऐसा अवेलेबल ऐसी चीज अभी कोई रिसेंट 4-5 years से हमें कोई ऐसा प्रोसेसर नहीं मिल रहा, ठीक है। वो बेसिकली ये कि हम लिमिटेशंस की तरफ यूं कह लें कि सेचुरेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, कि जिसके बाद यूं कह लें कि इससे ज़्यादा हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स जो है ना, अनटिल एंड अनलेस कोई नया ब्रेक थ्रू हो साइंस के अंदर, कि जिससे हम ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स जो है ना चिप के ऊपर जो है ना वो फैब्रिकेट कर सकें। और अदरवाइज लोग जो है ना यूं कह लें कि वो क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं एज कंपेयर टू दिस कन्वेंशनल कंप्यूटिंग। ये हमारा बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम था, ये डिवाइड एंड कॉन्कर पे ही बेस करता है। और डिवाइड एंड कॉन्कर की हमने यहाँ पे देखा था कि डिवाइड एंड कॉन्कर ये बेसिकली n log n या नियर अबाउट ये इस किस्म का इसको इसको फॉलो करता है। बाइनरी सर्च बेसिकली लॉगरिदमिक को फॉलो करता है, ठीक है। डिवाइड में हमारा इनपुट का साइज बाइनरी सर्च, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई बाइनरी सर्च की, क्या डिवाइड इन हाफ के बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अब जो सर्च है उसको हर आइट्रेशन के ऊपर सर्चिंग एरे जो है ना वो हमारा रिड्यूस होके जो है वो हाफ पे आ जाता है, ठीक है, ये रिड्यूस होकर हाफ के ऊपर आ जाता है, ठीक है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि बाइनरी सर्च यूजेस एट मोस्ट 1+log n की कंपैरिजन, या इसका टाइम कॉम्प्लेक्स 1+log n की कंपेयर्स टू सर्च इन अ सॉर्टेड एरे ऑफ साइज n, कि ये 1+log n है। बाइनरी सर्च यूजेस एट मोस्ट 1+log n की कंपेयर्स की कंपेरिजन्स टू सर्च इन अ सॉर्टेड एरे, ये 1+log n। तो log n आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि बेसिकली क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस करता है, तो ये हमारा क्या है, नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर, बेसिकली डिवाइड पे करता है कि प्रॉब्लम साइज हाफ होता जा रहा है, तो ये लॉगरिदमिक आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा वाइल लूप लगा हुआ है, आप इसमें एक लो और एक हाई उसको साइन कर देते हैं, और यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल 3-वे कंपैरिजन है, फर्स्ट इफ है, एल्स है, फिर एक एल्स है। 2-वे में भी कर सकते हैं, ठीक है, 2-वे में भी कर सकते हैं कि जैसे दो इफ एल्स की कंडीशन के जरिए से भी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके बाइनरी सर्च का जो है ना फंक्शन है। आपके पास लो इंडेक्स होता है, लो और हाई आप मिड कैलकुलेट करते हो, उससे कंपेयर करते हो, ठीक है। और नेक्स्ट अगर वो नहीं मिलता नेक्स्ट कंपैरिजन पर, या तो आप लेफ्ट मूव करोगे या राइट मूव करोगे। तो बेसिकली बाइनरी सर्च यूजेस एट मोस्ट 1+log n की कंपेयर्स टू सर्च इन अ सॉर्टेड एरे, ठीक है। फॉर डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल अगर tn की कंपेयर्स टू बाइनरी सर्च अ सॉर्टेड सब एरे ऑफ साइज लेस देन इक्वल टू n, अगर हमारे पास ये उसका रनिंग टाइम है t ऑफ n, तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि हर आइट्रेशन पे इसका साइज जो है ना वो हाफ होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि अगर इस प्रोग्राम की यहाँ पे इस प्रोग्राम की बात करें,
यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। अगर मिड, फिर हम उसको मिड कैलकुलेट करते हैं और फिर मिड कैलकुलेट करते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट आइट्रेशन, अगर यहाँ पे हमारे पास इसका रनिंग टाइम t ऑफ n है, ठीक है, तो जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो हमारी प्रॉब्लम का साइज क्या रह जाएगा, n/2, ठीक है। और इसमें ये एक कांस्टेंट, यूं कह लें कि ये फॉर एग्जांपल ये कंपेयर कर रहा है वैल्यू, लो माइनस ये मिड, और मिड आगे, मिड जो है ना बाकी प्रोग्राम के अंदर जाके वो देखता है ये इज इक्वल टू की है या नहीं, वो मिड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करता है ये फंक्शन, और बाकी जो प्रोग्राम है वो आप देखते हैं मिड को वो की से कंपेयर करता है, ठीक है। तो वो जो मिड से की को कंपेयर करता है, फॉर एग्जांपल क्योंकि वो हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट है, किसी लूप के अंदर नहीं है, तो वो फॉर एग्जांपल यूं कह लें कि हमारे पास एक कांस्टेंट टाइम कंप्यूट करता है, कांस्टेंट रनिंग टाइम लेता है। अगर हम t ऑफ n/2 कैलकुलेट करें, t ऑफ n/2 कैलकुलेट करें, तो ये क्या बन जाएगा, t ऑफ n/4 प्लस c, ठीक है। और अगर हम ये हमारी अगर इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, अगर हम 2 की वैल्यू, tn/2 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, t ऑफ n इज इक्वल टू t n/4 प्लस c, सॉरी 2c, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। हमने इस इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और अगर हम t n/4 कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, t n/8 प्लस c, और अगर हम n/4 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, t ऑफ n इज इक्वल टू t n/8 प्लस 3c, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? जी बेटा, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा सर, ये जो टी एन है, फिर t n/2 यानी सेकंड आइटरेशन पे होगा और n/4 थर्ड आइटरेशन पे, यानी जी, जिस तरह एरे हाफ हाफ होती जाएगी फिर उसी तरह n डिवाइड होता जाएगा, एन यही डिवाइड होता चीज जाएगा। आपने? हाँ जी, हाँ जी, ठीक सर। एंड इसलिए हमारे प्रॉब्लम का साइज जो है ना ये डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, हाँ फॉर एग्जांपल हर आइटरेशन पे हमारे प्रॉब्लम का साइज कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t ऑफ n इज इक्वल टू t, आप ये देखें यहाँ पे n था, फिर n/2 हुआ, फिर n/4 हुआ, n/8 हुआ, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, t ऑफ n/2 रेज टू पावर 3 प्लस 3c, जी लिखा जा सकता है ऐसे, क्योंकि ये 8 है ना, तो मैंने इसको लिख दिया 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। अगर मैं ये, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा लूप, अब ये नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, नेक्स्ट जब हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, t ऑफ n इज इक्वल टू t n डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4 प्लस 4c, जी क्लियर है? यस सर। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा आई टाइम्स आइट्रेट करता है, यानी आई टाइम्स या के टाइम्स कह लें या आई टाइम्स कह लें, इसकी आइट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये के टाइम्स आइट्रेट करता है हमारा ये लूप, कोई भी एन के साइज के लिए।
तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी ऑफ एन, ठीक है, टी एन डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर के प्लस के टाइम्स सी, ठीक है। अच्छा सर, ये सी जो ये कंपैरिजन वगैरह, ये जो इफ एल्स वाली, ये वाली चीजें क्या चीजें सर? ये सी कोई भी इफ एल्स कंपैरिजन जो जहां पे वो मिड को और की को कंपेयर करता है, वो एक कांस्टेंट टाइम है ना, कुछ भी जी हो सर। सकता है। फॉर एग्जांपल आप 1 ले लें, मैंने यहाँ पे जी सी सर। लिया, आप 1 ले लें, कोई मसला नहीं, वो एक ठीक। कांस्टेंट टाइम है, ठीक है, जो जिसका ठीक। इनपुट पे कोई इफेक्ट नहीं है। इनपुट ठीक 10, सर। इनपुट का एन का साइज 10 हो या 1000 हो, ठीक है, मिड इक्वल टू की, वो तो एक दफे ही एग्जीक्यूट होगा ना हर जी सर। आइट्रेशन के बाद, तो उसके ऊपर एन का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन यहाँ तक, ये क्वेश्चन क्लियर होगी कि के क्या है, कि फॉर एग्जांपल ये के टाइम्स आइट्रेट कर रहा है, तो मैंने 2 रेज़ टू पावर के एन डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर के इनटू सी। दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टी ऑफ एन, जब वो के टाइम्स आइट्रेट कर रहा है, टी एन डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर के प्लस के स्टेरिक सी। जी, ये जो इनर लूप है, ये कब स्टॉप होगा, ये जो लूप यहाँ पे यूज हो रहा है, ये स्टॉप कब होगा? जी, स्टॉप कब होगा? जब लो और हाई इक्वल हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, जब एक्चुअली हमारी जो मिड वैल्यू है, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा आइट्रेशन के दौरान जब लो और हाई और मिड एक ही बन जाएंगे, ठीक है। अब या तो वो जो लो हाई और मिड वैल्यू एक ही हैं, अगर तो वो हमारा यानी आइटम है तो फाइंड आउट हो जाएगा, अदरवाइज वो फाइंड आउट यानी वो एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर इस सॉर्टेड एरे के अंदर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। और वैसे भी ये देखें, हर आइट्रेशन पर एन का साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये सर हाफ ये हाफ हो कब रहा है तक इधर। हाँ जी, हाफ होता जा रहा है। अगर हमारे पास एन का साइज 8 है, ठीक है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, 4, नेक्स्ट और आइट्रेशन में 2, और आखिरी आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, एक। 1। इसका मतलब है अगर मैं 16 लूं, जी, किस में कन्वर्ट होगा, 8, 4, 2, और आखिरी क्या आ जाएगा, 1। ये जो रेशियो है, ये जो चीज है, ये जितनी मर्जी के टाइम्स अभी अगर आइट्रेशन हो, के टाइम्स भी अगर लूप आइट्रेट करे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा इस डिवीजन का, n डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर k। क्या आंसर आएगा इसका, इस डिवीजन का आंसर क्या आएगा? देखिए, अगर 8 है तब 1 आ रहा है, 16 है तब क्या आ रहा है, 1। एंड पे आके ये जो वन। डिवीजन है हर में कम होता जा रहा है, तो कहाँ पे खत्म हो, कहाँ आखिरी क्या होगा, वन पे। वन पे ही 1 खत्म पे। होगा फिर से। हाँ जी, 1 पे ही जी खत्म सर। होगा ना, कि जब ये ऊपर वाली जी सर। टर्म, ये फॉर एग्जांपल, ये भी अगर मैं ये 16 की एग्जांपल लूं, ये भी 16 हो जाती है और ये भी 16 हो जाती है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ वन। जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाए, आप ये कह लें कि 2 जो है वो 4, के जो है वो 4 हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है n डिवाइडेड बाय 2k, हम लिख सकते हैं इसको कि ये 1 के बराबर है, जी, यस सर। एंड के अंदर, आखिरी आइट्रेशन के अंदर इसके बराबर। जी सर। तो n को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर k, ठीक है। k को लिखा जा सकता है log बेस 2 ऑफ n, ठीक सर, पता लग गया सर। ठीक है। k की वैल्यू लिखी जा सकती है log टू द बेस 2 ऑफ n, ठीक है। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन बन रही है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, t रेज़ टू t f n, t n डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर k प्लस k इंटू
सी। तो ये चीज हमारे पास आ गई, सॉरी, हमने फाइंड किया k की वैल्यू बन रही है हमारे पास log to the base 2 of n। इसकी वैल्यू पुट करें, t n 2 raised to power log of 2 of n is equal to k की वैल्यू c into log of 2 of k। जी, लिखा जा सकता है। जी सर। इसका आंसर क्या आएगा इस टर्म का? 2 raised to power log 2 of n। अब ये चीज एक्सपोनेंट में है, जी क्या आंसर आएगा इसका, इस टर्म का? ये जो टर्म है 2 raised to power समथिंग, 2 raised to power log एक्चुअली, ये मल्टीप्लाई होगा सर। आंसर क्या आएगा इस टर्म का? 2 raised to power log of 2 of n। एक्सपोनेंट और लॉग आपस में क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। एक्सपोनेंट और लॉग आपस में इनवर्स होते हैं। जब आप एक्सपोनेंट का लॉग ले रहे हैं, ठीक, एक्सपोनेंट का लॉग ले रहे हैं तो आंसर आपके पास n आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू c स्टेरिक log 2 ऑफ k, सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस है। तो t ऑफ n यहाँ पे क्या आ गया? 1। इसका मतलब है t ऑफ 1 ये कन्वर्ज हो गया, ये 1 कांस्टेंट या c कह लें इसको, c प्लस c स्टेरिक log 2 ऑफ n। आप यहां से लिख सकते हैं कि c मैं खत्म भी कर दूं, ये 1 प्लस log 2 ऑफ n। जी, यही है बाइनरी सर्च का कि आपको इतनी सर्चेस करनी पड़ेंगी, 1 प्लस log 2n। बेटा एनी क्वेश्चन, ये बात क्लियर ना हुई हो? जी बेटा, क्लियर हो गया कि ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो टर्म है कि ये कैसे प्रूफ हो रही है उस एल्गोरिदम में, ये कैसे आ रही है 1 प्लस लॉग n। ये हमने पहले नहीं किया था बाइनरी सर्च का, जब मैंने इस यानी शुरू में पढ़ाया तो यहाँ पे भी यही प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन ये इसका रिकरेंस के थ्रू किया हुआ है इन्होंने ये प्रूफ। रिकरेंस में क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल t ऑफ n इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, एक हमारे पास वन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास इफ एल्स की जो कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है, तो उसमें ये अगर हमारे पास वो कांस्टेंट टर्म है तो ये 1 के बराबर है, अदरवाइज एवरी टाइम ये tn/2 हो जाता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन है, फर्स्ट आइट्रेशन में ये आपका एरे है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एरे है, इसमें 5 है, 6 4 3 2 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आपकी मिड वैल्यू, ये लो, ये हाई, ये हाई, ये लो, ये आपकी मिड वैल्यू है, ठीक है, मिड वैल्यू, ठीक है। पहली आइट्रेशन के अंदर जो मिड है, आपने मिड कैलकुलेट किया, मिड और की बराबर है, फर्स्ट आइट्रेशन में ही मिड और की इक्वल हो गई। अभी आपने सिर्फ लो, हाई और मिड फाइंड आउट किया है, और इसी में आपको पता चल गया कि आपकी की जो थी वो 3 फाइंड करना चाहते थे, जो मिड पे जो वैल्यू आ रही है वो भी 3 है, सेम है दोनों, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर लूप इन्वॉल्व नहीं हो रहा,
तो इसका कांस्टेंट है टाइम, या आप 1 कह लें या कांस्टेंट कह लें, इसका रनिंग टाइम, ठीक है, 1 है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो वो 1 ये है कि अगर आपकी पहली आइट्रेशन के अंदर आपको मिल जाता है तो आपका जो रनिंग टाइम है t ऑफ n, ये आपका 1 हो जाएगा, वो ये है। और अदरवाइज बाकी सब के लिए जब n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, सॉरी n ग्रेट, बाकी तमाम के लिए हर आइट्रेशन के ऊपर आपका हर आइट्रेशन के ऊपर आपका tn/2 हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली ये हमारे पास tn है, मैं पहली आइट्रेशन करता हूँ, ये 1 टाइम इसने पहली आइट्रेशन में, तो ये tn/2, ठीक है। नेक्स्ट में 1 tn/2, सॉरी n/4, नेक्स्ट में 1, और ये वो जो कंपेयर 1, ये कंपैरिजन कार है जो मिड को वो की के साथ कंपेयर कर, ठीक है, tn/8, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो ये भी वही सीक्वेंस बन रहा है 2 4 8। इसको लिखा जा सकता है tn डिवाइडेड बाय 2⁻3, या अगर हम ith आइट्रेशन के ऊपर जाएंगे तो ये 2⁻i हो जाएगा, 2⁻i, ठीक है। स्टॉप कब करेगा? जब ये हमारे पास टर्म 2n डिवाइडेड बाय 2⁻i जो है ये 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, सेम हो जाएंगे दोनों, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑब्वियसली हर आइट्रेशन के ऊपर एरे का साइज कम से कम होता चला जा रहा है। कहाँ पे स्टॉप करेगा? जब एटलीस्ट इनका साइज जो है ना वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पे फॉर एग्जाम्पल ये टर्मिनेट कर जाता है, एलिमेंट फाइंड नहीं होता, ठीक है, 1 पे या एक आइट्रेशन नेक्स्ट पे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये 1 पे टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो 1 यहाँ से आप फिर ये i की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। i की वैल्यू क्या आ जाएगी? log ऑफ n, ठीक है। तो इतनी आइट्रेशंस आपको चाहिए कम अज कम, ठीक है। ये सारे 1 1 जमा हो जाएंगे। वो फॉर एग्जाम्पल c प्लस इतने इतने टाइम्स हर एक का log n, c log ऑफ n, अगर c हम निकाल भी दें कॉमन लेके तो 1 प्लस log ऑफ n, इसका आंसर आ जाए। तो दोनों तरीकों से आप वो जो इक्वेशंस के जरिए से भी कर सकते हैं, और ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ रिकरेंस इसके जरिए से भी करेंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हर आइट्रेशन पर क्या हो रहा है, tn लेस देन इक्वल टू, ये तो हाफ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और नंबर 2 क्या हो रहा है कि एक इसमें ऐड हो रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। और अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, नॉट n की वैल्यू, जब t ऑफ 1 है, नॉट n की वैल्यू, जब t ऑफ 1 है तो ये 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो वो ये 1 आ रहा है हमारा हर आइट्रेशन के अंदर, ये 1 ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो 1 बनेगा, ये क्या ये जो सीक्वेंस यहाँ पे ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये बन रहा है log ऑफ n, ठीक है। और ये tn ऑफ n डिवाइड होके ये बाकी सिर्फ 1 बच जाता है, 1 बच जाता है, ठीक है। ठीक है, log n, क्योंकि हर एक पे डिवाइड हो रहा है तो ये log n बनेगा। तो यहाँ पे हमने प्रूफ करके देख लिया कि वाकई जो है ना ये log n बनता है। ये तो दोनों तरीकों से जो है ना मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये बाइनरी सर्च यूजेस एट मोस्ट 1 प्लस log n की कंपैरिजन। इतने टाइम्स जो है ये एल्गोरिदम कम, इसके जो ऑर्डर ऑफ इतने टाइम्स ये रन करेगा बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम टू की कंपेयर्स टू सर्च इन अ सॉर्टेड एरे ऑफ साइज n। 1 plus log n times 1 plus log n टाइम, इतने टाइम्स ये रन करेगा एट लीस्ट, इतने टाइम्स रन करेगा। जी बेटा, क्लियर है ये चीज? एनी क्वेश्चन?
कि ये इक्वेशन 1 प्लस लॉग एन कैसे आ रही है। या ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट देखिए ना, ये स्टेटमेंट ये इसने पिक की, इसने ये लिखी। नेक्स्ट आइट्रेशन पे n/4 1 + 1 हो गया, फिर n/8 थर्ड पे 1 + 1 + 1 हो गया। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, ये जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tn 2⁻³ + 3। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको अगर मैं ith आइट्रेशन पे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻i + i, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये मुझे पता है कि ये टर्म, ये लूप उस वक्त खत्म होगा जब ये वैल्यू जो है नियर अबाउट 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया t(1), ठीक है। और यहाँ से अगर मैं i की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो बनेगी log 2(n), ठीक। ये हमें उन्होंने गिवन है कि t(1) = 1, तो वो 1 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, log 2(n), ठीक है। तो दिस मच कंपैरिजन बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम जो है वो करेगा। यानी इतने टाइम्स जो प्रोग्राम जो है ना वो हमारा रन करेगा प्रोग्राम, किसी भी एलिमेंट अगर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उसको फाइंड करने के लिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो कम से कम इतनी दफा जरूर रन करेगा हमारा प्रोग्राम। ये बेटा एनी क्वेश्चन यहाँ तक? बेटा अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, जो हमारे पास जितने भी मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम्स हैं, मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम्स, कॉमन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, उनका वो ये फंक्शन, इन फंक्शंस को फॉलो करते हैं। किन किन फंक्शन किया तो वो लीनियर होगा, 1 कांस्टेंट, ठीक है। या वो क्या होगा, या तो वो लीनियर होगा, या फिर वो लॉगरिथमिक होगा, log ऑफ n, या फिर वो √n को फॉलो करेगा, या फिर वो n को करेगा, या फिर वो n log n को फॉलो करेगा, या फिर n², n³, ठीक है। ये सिंपल कॉमन फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, इक्वेशंस कह लें, ये ग्राफ कह लें, ठीक है। ये ठीक है, इनको ये फॉलो करेगा, ठीक। तो अब हमने बाइनरी सर्च को रन कर देखा है, और हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं अगर बाइनरी सर्च हमारा एल्गोरिदम है तो वो किसको फॉलो कर रहा है, बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च किसको फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है इस फंक्शन को फॉलो कर कि कि इतने टाइम्स ये आपका प्रोग्राम जरूर रन करेगा, ठीक है। वो क्या आ रहा है, 1 + log n, ठीक है। और 1 + log n जो है ना, हमने कैलकुलेट करके देखा कि वाकई ये 1 + log n ही बनता है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि हर आइट्रेशन में हमारा लूप कैसे चल रहा है, हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है। हर आइट्रेशन पे वो एक तो हमारे प्रॉब्लम साइज को डिवाइड कर देता है 2 पे, और एक कंपैरिजन है उसमें मेन, जिसमें की को वो कंपेयर करता है, ठीक है। तो वो हमने ऐड करते जा रहे हैं। तो ये जो चीज बन रही है n/8, इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया पावर के अंदर, तो एक खास सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे 2 है, ये 2, 4 के बाद 8 के बाद 16। तो हमें ये सीक्वेंस पता है कि ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है 2⁻i का सीक्वेंस है, ये 2⁻i का सीक्वेंस, ठीक है। तो ये चीज किसके बराबर, ये लेस देन इक्वल टू n है,
अगर मैं इक्वालिटी भी यूज कर लूँ, इक्वल टू n भी कर दूं, तो यहाँ से हम i फाइंड कर सकते हैं, वो log to the base 2 of n बनेगा, ठीक है। और यही ये चीज बन रही है, उसमें 1 ऐड हो रहा है, इट डजंट मैटर, वो कांस्टेंट। जी, एनी क्वेश्चन बेटा इस स्लाइड के बारे में? सर जो हम मतलब एल्गोरिदम लेते हैं वो प्रोग्राम के प्रॉब्लम के साइज पे भी डिपेंड करता है कि नहीं, उसका जो सा ये रनिंग यही तो टाइम है। बेटा यही तो हम बात कर रहे हैं कि अगर कांस्टेंट है तो वो प्रॉब्लम के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर वो लॉगरिदमिक है तो वो प्रॉब्लम का साइज बढ़ाने से आपका रनिंग टाइम बहुत बहुत थोड़ा सा चेंज आता है रनिंग टाइम के अंदर। लेकिन अगर आपके पास कोई क्यूबिक या क्वाड्रेटिक ऑर्डर का एल्गोरिदम है तो प्रॉब्लम का साइज बढ़ाने से तो उसमें बहुत ज्यादा, थोड़ा सा प्रॉब्लम का साइज आपने इंक्रीज किया, 1 से 2K पे आए, 1 से 8K पे आए, तो आप ये देख रहे हैं कि आपके प्रोग्राम का रनिंग टाइम कहाँ पे शूट कर गया। तो और सर इसके मुकाबले जी, अगर ये ऐसे बढ़ता है मतलब कि हमें पता है कि लोगारिथमिक वाले का मतलब रनिंग टाइम अच्छा है, तो हाँ, हम फिर क्यूबिक वाले कंप्यूटेशन अपनी मोबाइल डिवाइस पर कर रहा है, ठीक है। अभी वो चौथी पांचवी आइट्रेशन तक पे ही पहुंचा है, मोबाइल की सारी बैटरी ही उसने आपके प्रोग्राम ने ड्रेन कर दी, ठीक है। तो आपने लॉजिक ऐसी सोच, अपने 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 प्रोग्राम प्रॉब्लम की लॉजिक ऐसी है, यानी एल्गोरिदम ऐसा डिजाइन करना है कि वो लीनियर अरिथमेटिक या लीनियर इस कैटेगरी के अंदर या लॉगरिदमिक में वो फॉल करे, फंक्शन उसका ऐसा होना चाहिए। अगर वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने एल्गोरिदम लिखा, उसका एनालिसिस किया, पता चला यार ये तो क्यूबिक आ रहा है, तो आपको ये श्योर शॉट हो जाना चाहिए कि ये स्मॉल n की वैल्यू के लिए अच्छा बिहेव नहीं करेगा, अब बिग वैल्यू के लिए अच्छा बिहेव नहीं करेगा। ठीक हो गया। सर वो एक क्वेश्चन और था, वो आपने वो थ्री सम का और डबलिंग रेशियो का जो सा दिया थी असाइनमेंट दी हुई है, तो सर थ्री सम की तो समझ लगी, एनाटॉमी वगैरह लिखनी है। जो सा क्वेश्चन नंबर 2 था कि डबलिंग रेशियो से उसे डिराइव करना है, सर वो जो सा स्लाइड में लिखा हुआ है डबलिंग रेशियो से उसकी A B C की वैल्यू जो सी निकाली हुई है, सर वो वाला ही लिखना है कि वो किस हिसाब से करना है? उसकी क्वेश्चन की समझ नहीं लग रही सही तरह, क्वेश्चन नंबर 2 जो सा असाइनमेंट का। ये है ना, ये टेबल आपने खुद से बनाना है अपने एक्सपेरिमेंट का, आपने एक्सपेरिमेंट रन करना है, ठीक है। और ये टाइम आपके पास आ जाएगा, ये टाइम आपने निकाल लेना है, उसके बाद फिर आपने ये टेबल बनाना है, ये टेबल बनाने हैं आपने। सर अच्छा ठीक है, ये वाला लॉग रेशियो को की तो समझ लगती है, लेकिन ये रेशियो कैसे निकाली हुई है सर? इसकी समझ नहीं लगी थी, ये रेशो दरमियान वाला। ये रेशो ये देखें 6.4 और 0.8, ये फॉर एग्जांपल इसकी निकालनी है, तो ये डबल है, 2000 से 4000 6.4 है, और ये 0.8 है, तो इनकी रेशो करेंगे तो ये 8 आएगी नियर अबाउट। ठीक हो गया। और सर ये 4.8 कैसे निकाल लिया फिर? सबसे ऊपर वाली जो सी रेशियो की वैल्यू है, ये तो एक 0 आ रहा है, एक 0.1 को ऊपर रखे, 0 को नीचे रखे तो वो तो इन्फिनिटी पे चले जाता है, तो वो कैसे आया? ये 4.8, ये ये हाँ भी जी इसी, सर, ये हाँ ये भी इसी तरह ही आया बेटा, यही रेशो ही ले रहे हैं इन दो के दरमियान। सर लेके देखे तो इन्फिनिटी आ जाता है। कैसे इन्फिनिटी आएगा? 0.1 को ऊपर रखें, 0 को नीचे रखे तो 0 से तो डिवाइड ही नहीं होता। नहीं, ये जीरो क्यों है, ये जीरो कहाँ है, तो ये कोई वैल्यू होगी ना यहाँ पे। सर ये टाइम सेकंड ये देखें ना, ये टाइम सेकंड्स वाली वैल्यूज ली हुई है ना यहाँ पे भी। 6.4 ओवर 0.8 किया तो 8 आ गया, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 0.1 डिवाइडेड बाय 0 करें तो 4.8 आता ही नहीं है सर, वो तो बेटा इंफिनिटी पे। ये कंप्यूटर जीरो आपका, आप 1950 का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आपका आंसर तो नैनो सेकंड में आएगा, इसको नैनो सेकंड में लेके जाएं, कहाँ से जीरो आ जाएगा? तो सर फिर ये टेबल थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। क्यों नहीं तो बेटा, आप 500 का प्रॉब्लम साइज है तो उसको 0.1 सेकंड, 1000 को 0.1 सेकंड लग रहा है, प्रॉब्लम साइज n 500 है, तो आंसर तो ये कंप्यूटेशन तो नैनो सेकंड में परफॉर्म हो जाएगी।
ठीक हो गया, मतलब यहाँ पे वैल्यूज का थोड़ा सा इशू था। तो नैनो सेकंड आएगा ना, वो यहाँ पे सेकंड में थोड़ी वो कंप्यूट करेगा, सेकंड में तो ये वैल्यू 0 ही होगी ना। ठीक हो गया सर, समझ रहे हैं कि नहीं, ये समझ आई है कि नहीं आई? आ गई है सर जी। हाँ, क्योंकि आपका प्रोसेसर 9 वो गीगाहर्ट्ज में कर रहा है, तो इसका मतलब है वो नैनो सेकंड में आंसर निकाल देगा इसका। आप वो कन्वर्जन ना करो ना, उसको वहां पे कन्वर्ट ना करवाओ उसको नैनो को सेकंड्स में प्रोग्राम में ना, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अदरवाइज डबलिंग के अंदर वो खुद ही कैलकुलेट कर देता है रेशो, बगैर जो रेशो वो कैलकुलेट कर रहा होता है वो बेसिकली नैनो सेकंड्स को ही कंपेयर करके कैलकुलेट करता है। वो राउंड ऑफ तो प्रिंटिंग में देने के लिए, वो प्रिंटिंग में देने के लिए राउंड ऑफ कर रहा है। बाकी लॉजिक समझो ना वहां पे। ठीक हो गया सर। हाँ, जो प्रोग्राम की जो वहां पे लॉजिक है, वो ये रेशो कहाँ पे वो कैलकुलेट करता है, प्रिंटिंग में वो देता है कि उसको सेकंड्स में दे देता है। अदरवाइज कैलकुलेशन में तो सारा सारा का सारा प्रोग्राम नॉट नैनो में भी नहीं है, बल्कि मिली में कैलकुलेट करता है, क्योंकि जो मेथड है वो बेसिकली मिली रिटर्न करता है जावा का। ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो उसको देखो उसकी लॉजिक को, तो उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। ओके सर। कहाँ पे थे? जी बेटा, क्लियर है ये चीज। अब ये जो हमने यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस किया है कि 1 + log n के बराबर में ये दिस मच कंपैरिजन ये करेगा टू सॉर्ट एन ऑफ एन एरे। ठीक है, तो ये इसका आगे ये यहाँ पे देखें, ये ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। लेस देन tn/2 2 raised to power n-1 for n/2 and 2 raised to n-1 वो अब वही लॉजिक उसने दोबारा यूज की है। चलो, ये इसका अब इम्प्रूव्ड वर्जन है 3 सम का। जो पहले हमने 3 सम रन कर देखा, उसमें क्या था, 3 सम में हमने 3 फॉर लूप्स यूज किए हुए थे। 3 सम यहाँ पे कहीं पे होगा, शायद पिछले लेक्चर में था 3 सम, इसी में था। वन सम, 2 सम, और ये हमारे पास ये 3 सम। ठीक है, तो 3 सम, ये भी 2 सम का ही है। ये 3 सम, 3 सम में अब कितने फॉर लूप यूज हुए हैं? डायरेक्ट 3 लूप हुए हैं। और ये भी ध्यान रखें कि ये 0 है और ये लेस देन n है, ये i+1 है, ये भी लेस देन n टाइम्स रन करेगा, ये भी लेस देन n टाइम्स रन करेगा, और एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस वजह से इसकी जो एरे एक्सेसेस कितनी आ रही हैं, n³ आ रही है। एरे इतने टाइम जरूर ये एक्सेस करेगा एरे को। ठीक है, 3 सम। तो इसको फर्दर इस क्यूबिक से जो है ना, जी, क्यूबिक से n³ से हम इसको ले आए हैं n² log n। ठीक है, n² log n एल्गोरिथम फॉर 3 सम। क्या किया है? स्टेप 1, सॉर्ट द एरे। जो एरे था हमने उसको क्या कर, जो इनपुट दिया उसको पहले स्टेप पे क्या कर लिया, सॉर्टेड कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप पे वो क्या करता है, सेकंड स्टेप पे वो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम यूज करता है। बाइनरी सर्च क्या करता है कि हर आइट्रेशन के ऊपर हमारे एरे को किस में डिवाइड कर देता है, 2 में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे उन्होंने वो 3 फॉर लूप लगाने के बजाय, ब्रूट फोर्स हर एक के साथ कंपेयर करने के बजाय, उन्होंने बाइनरी सर्च यूज की है। कैसे यूज की है? फॉर ईच पेयर ऑफ ए, आई एंड जे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पहला पेयर पिक करता हूँ, -40 -20, ये मैंने पहला पेयर पिक किया, ये मेरा पहला पेयर आ गया। ठीक है, अब मैं बाइनरी सर्च यूज करता हूं इस सॉर्टेड एरे के ऊपर। बाइनरी सर्च, ये जो सॉर्टेड एरे बचा है ये वाला, ठीक है, इस पे मैं बाइनरी सर्च अप्लाई करता हूं, और मैं ये फाइंड करता हूं -40 और -20, टोटल कितना हो गया, -60। इस माइनस ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 60 में।
ठीक है, इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी जी, तो इसने इसको किस में ये बाइनरी सर्च किस टर्म को करेगा, ये 60 को सर्च करेगा, ठीक है। तो इस एरे में 60 एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता। तो जब मैं इसमें बाइनरी सर्च करूंगा तो ये जस्ट 2-3 आइट्रेशन में ही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये जस्ट 3 आइट्रेशन में इसको पता चल जाएगा कि 60 इस पर्टिकुलर एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। चाहे जाए कि वो सारा कंपैरिजन करता है जो हमने फॉर लूप में ब्रूट फोर्स के जरिए से किया, उसको बस 3 दफा कंपेयर लूप रन करने में पता चल गया, बाइनरी सर्च करके 3 दफा कॉल करने में पता चल गया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर अब आपने नेक्स्ट पेयर लिया -40 -10, ये -40 -10, इनका समेशन कितना हो गया, -40 -10, ये हो गया -50, इनका नेगेटिव करें इसको तो वो 50 बनता है। तो आपने इस एरे में इसमें 50 सर्च करना है, ठीक है। तो 50 एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको 2-3 आइट्रेशन में, 1-2 आइट्रेशन में पता चल जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, अब क्या -40 और 0, -40 और 0 इनका सम लें, वो बनता है 40, -40 इस माइनस की वजह से वो +40 में कन्वर्ट हो जाएगा, +40, ठीक है। अब जो हमारे पास एरे बचा है, इसमें जो एरे बचा है इसमें +40 सर्च करें तो इसको 1-2 आइट्रेशंस में ही मिल जाएगा कि ये हमारा पास 40 है। तो ये एक पेयर है, देखें जिसका 3 तीनों का सम किसके बराबर आ रहा है, -40 0 +40, इसका सम किसके बराबर आ रहा है, 0, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, ये log n, ये आ जाता है बाइनरी सर्च से, ठीक है। और ये जो n स्क्वायर है, ये बेसिकली हमारा, हम जो इसकी सॉर्टिंग कर रहे हैं एरे की, फॉर एग्जांपल अगर इंसर्शन सॉर्ट यूज किया हुआ है तो वहां से n स्क्वायर आ जाता है, और बाइनरी सर्च की वजह से हमारे पास जो है ना वो log n आ जाता है। तो टोटल इस एल्गोरिदम, इस पर्टिकुलर लॉजिक का 3 सम के लिए जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो n स्क्वायर log n है, इंस्टेड ऑफ जो हमने ब्रूट फोर्स के जरिए से किया था वो क्या था, n क्यूब, ठीक है। तो n स्क्वायर log n इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू n क्यूब, इससे बहुत छोटी छोटी वैल्यू है। जी बेटा, क्लियर हुई ये बात कि ये इसमें ये एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। जी बेटा, एनीवन, जी एनी क्वेश्चन बेटा इस स्लाइड के बारे में। जी बेटा, एनीवन एल्स, लॉजिक समझ आ गई है कि बाइनरी सर्च कैसे यूज हो रही है। सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। 3 सम फाइंड करना है एक एरे के अंदर जिनका टोटल 0 हो, 3 एलिमेंट्स का। तो सॉर्ट कर लिया एरे को, फिर 2 एलिमेंट्स का जो सम है उसको, उसकी 2 एलिमेंट्स का जो सम है उसकी नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो एरे में सर्च कर ली, अगर वो एग्जिस्ट करती होगी तो वो आपका पेयर बन जाएगा, अदरवाइज वो पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो log n जो है ये बेसिकली कोई बाइनरी सर्च अप्लाई हो रही है वहां से आ जाएगा, और n स्क्वायर जो है वो बेसिकली n स्क्वायर विद ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज n स्क्वायर log n स्क्वायर विद इंसर्शन सॉर्ट, और n स्क्वायर log n जो है वो बेसिकली बाइनरी सर्च का आ जाएगा। तो आप ये देख लें कि n क्यूब से आपने 3 सम की प्रॉब्लम को जो है वो n स्क्वायर log n में जो है ना वो कन्वर्ट कर लिया, यानी इंप्रूव कर लिया उसकी लॉजिक को। ठीक है, 3 सम फास्ट, ठीक है। 3 सम फास्ट, इसमें सिर्फ
बाकी सारी लॉजिक वही है। तो ये वाला तो फंक्शन यूज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा रहे। ठीक है, ये कि आपने इस पेयर के ऊपर 2 का सम कैलकुलेट किया, ठीक है, सम कैलकुलेट किया, और आपने इसका नेगेटिव जो है, नेगेटिव वैल्यू एरे के अंदर जो है ना, इस एरे के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो सर्च कर ली, वो जो पेयर आपके पास आ रहा था। बाकी सारे लॉजिक ऑब्वियसली डुप्लीकेट को कंडीशन ये है कि डुप्लीकेट ना हो एरे के अंदर, डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो भी बिहेव नहीं करेगा। जी बेटा, लॉजिक के बारे में कोई इशू, कोई क्वेश्चन कि कैसे फाइंड हो रहा है, क्यों यहाँ पे n क्यूब नहीं आ रहा, बाइनरी सर्च कैसे यूज हो रहा है? जी बेटा, कोई क्वेश्चन क्लियर है? एक सेकंड बेटा। ठीक है, और जबकि 64 n का साइज 64 यानी ठीक है 64,000 है, तो यहाँ पे हमारे पास नियर अबाउट 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट में ये जो है ना वो कंप्यूट करके जो है ना वो आंसर बता रहा है। बेटर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, फास्टर इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो इतना फर्क पड़ जाता है कि क्यूब से n स्क्वायर log n के अंदर आने के लिए। जी, नेक्स्ट लेक्चर बेटा कल को मैं आपको, कल बिल्कुल मिस ना कीजिएगा क्लास। ये 3 मेन कंसेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाने। बिग ओ, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे हर जगह जब भी एल्गोरिथम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की बात आएगी, ओमेगा की बात आएगी, बिग ओमेगा, बिग ओ और थीटा, ये 3 टर्म्स के अंदर आपने ये जो हमने यहाँ पे फंक्शंस फाइंड आउट किए थे, ठीक है, ये जो फंक्शंस हमने यहाँ पे निकाले हैं, तो बेसिकली आप इनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो इन टर्म्स और इन टर्म्स के अंदर जो है ना, इन नोटेशंस के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये नोटेशन बेसिकली ये बताएगी कि इस पर्टिकुलर जो थीटा है ये बेसिकली बताएगा कि इस पर्टिकुलर कह लें कि ये नोटेशन है जो भी किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम का जो है ना वो उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, यानी वो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एन, जो भी एन का साइज होगा उसके ऊपर वो एल्गोरिदम कैसे, यानी उसका कंप्यूटेशन टाइम कैसे ग्रो करेगा, वो बेसिकली हम इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये मैं इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर के अंदर जो है ना वो आपको बताऊँ, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ऑप्टिमल एल्गोरिदम्स। ठीक है, ओके बेटा, बस आज की क्लास इतनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।